सी पीपीटी नजर आ रही है? ठीक है, तो देखो प्रीवियस चैप्टर में हमने या फिर प्रीवियस जो लेक्चर देखे उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे 2D ट्रांसफॉर्मेशंस हो गया, 3D ट्रांसफॉर्मेशंस हो गया, किस तरह से हम लोग शेप्स और ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करके ग्राफिक्स में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो उसके अलावा अब जो सॉफ्टवेयर हमको लगते हैं, जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग ये सारा काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर का अंडरस्टैंडिंग लेंगे थोड़ा थोड़ा, और किस हिसाब से चीज़ें की जाती है गेम को एक डेवलप करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे डायरेक्ट एक्स वाले पार्ट में है। डायरेक्ट एक्स क्या है वो देखेंगे, ये चीज़ तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी यूज़ की गई है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो कि what is DirectX. See, DirectX is a rendering library. It is used for writing high-performance 3D graphics applications with the help of modern graphics hardware on the Windows platform. See now, what is DirectX? DirectX एक इस तरह की रेंडरिंग लाइब्रेरी है ना। व्हाट इज रेंडरिंग लाइब्रेरी? जो कि हम लोग हाई परफॉर्मेंस 3D ग्राफिक्स एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज करते हैं। 3D ग्राफिक्स एप्लीकेशंस बोले तो तुम्हारे गेम्स हो गए, तुम्हारे अदर ग्राफिक्स जिसमें 3D ग्राफिक्स यूज हो रहा है, जैसे मूवीज हो रहे हैं या फिर कोई ऐसा एनिमेशन तुम क्रिएट कर रहे हो जिसके अंदर 3D ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर इस तरह का कोई भी ग्राफिक एप्लीकेशन तुम लोगों को क्रिएट करना है तो उसके लिए डायरेक्ट एक्सेस मस्ट विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न ग्राफिक्स हार्डवेयर ऑन द विंडोज प्लेटफॉर्म। और ये कहाँ पे यूज करते हैं? हम लोग विंडोज पे यूज करते हैं, और डायरेक्ट एक्स के हेल्प से हम लोग मॉडर्न ग्राफिक्स हार्डवेयर टूल का यूज करते हैं। उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जो 3D ग्राफिक्स एप्लीकेशन है वो क्रिएट करते हैं। लाइक 3D कोई मूवी हो गई, एनिमेशन कोई सीन हो गया, या फिर कोई 3D गेम हो गया, इस टाइप में चीज़ें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट टेक्स। तो डायरेक्ट टेक्स इज जस्ट अ रेंडरिंग लाइब्रेरी। ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर जो असेंबलीज होते हैं वो यूज़ करते हैं हम लोग ग्राफिक टूल्स के साथ या फिर हार्डवेयर टूल्स के साथ, और उनके हेल्प से फिर हम कोई भी 3D ग्राफिक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। Now see, you can refer DirectX as a low-level library, as its application programming interface API directly models the fundamental graphics hardware it controls. तो ये एक DirectX, अगर सिंपली तुम लोग सिर्फ DirectX को कंसिडर करो तो एक लो लेवल लाइब्रेरी है। वाई? बिकॉज उसके जो एप्लीकेशन इंटरफेस होता है, दैट इज उसका जो API होता है, वो डायरेक्टली मॉडल करता है फंडामेंटल ग्राफिक्स हार्डवेयर को। एक चीज याद रखो, ये डायरेक्ट टेक्स्ट सिर्फ एक लाइब्रेरी है, इसके साथ तुम लोगों को अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि तुम लोग कोई 3D एप्लीकेशन को क्रिएट कर सको। जैसे हम लोग भी इवन अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो सिर्फ डायरेक्ट टेक्स्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, डायरेक्ट टेक्स्ट के साथ अलग अलग टूल्स को यूज किया गया है। तो वो टूल्स के हेल्प से फिर वहाँ पे गेम्स किस तरह से बनते हैं वो चीज़ सिखाई गई है, ठीक है। तो सिर्फ अगर डायरेक्ट टेक्स्ट को कंसिडर करें तो ये एक लो लेवल की लाइब्रेरी है जिसमें असेंबलीज जो होते हैं वो हमें गेम क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक लाइब्रेरी है, इसके हेल्प से हम लोग अदर टूल्स के इसके अंदर मिला के हम लोग क्या करते हैं, कोई 3D एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। The major customer of DirectX is the game industry, and this industry built the higher level rendering on top of DirectX. तो जिसका मेजर कस्टमर है DirectX का वो कौन है? तुम्हारी गेम इंडस्ट्री। जैसे मैंने बताई, जो भी 3D गेम्स तुम लोग क्रिएट करोगे उसमें DirectX जो रहेगा वो मस्त रहेगा। तो अगर गेम इंडस्ट्री में ये यूज हो रहा है बोले तो क्या, हर तरह के गेम बनाने के लिए डायरेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इवन तुम्हारा छोटे से छोटा जो गेम रहेगा उससे लेके बड़े से बड़ा जो गेम रहेगा उसमें डायरेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और गेम इंडस्ट्रीज क्या करती है, डायरेक्ट के टॉप पे अलग अलग रेंडरिंग इंजन बनाती है ना। व्हाट आर रेंडरिंग इंजन? जैसे उस दिन मैंने बताई, एक रेंडरिंग पाइपलाइन होती है जिसमें से एक ऑब्जेक्ट गुजरता है या फिर एक शेप गुजरता है, उसके ऊपर वो रेंडरिंग पाइपलाइन क्या होती है, अलग अलग स्टेजेस का कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग स्टेजेस मिलाकर एक रेंडरिंग पाइपलाइन बनती है। तो जब कोई शेप या कोई ऑब्जेक्ट को तुम उस रेंडरिंग पाइपलाइन में से पास आउट करते हो तो अलग अलग स्टेजेस पे उसके ऊपर अलग अलग एक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं, और तब जाके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसको तुम लोग गेम में प्लेस करते हो। तो उसी तरह से
डायरेक्ट टेक्स्ट जो है वो गेम इंडस्ट्री में यूज होता है, और जो गेमिंग इंडस्ट्री, जो अलग अलग कंपनीज है, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट टेक्स्ट के टॉप पे अलग अलग रेंडरिंग इंजन्स का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, गेम को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ। फिर उसके बाद देखो, स्टिल अदर इंडस्ट्रीज लाइक मेडिकल एंड विजुअलाइजेशन एंड आर्किटेक्चरल वॉक थ्रू ऑल्सो नीड हाई लेवल 3D एप्लीकेशंस। उसके अलावा कौन कौन से दूसरे इंडस्ट्रीज है जिसमें डायरेक्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे मेडिकल हो गया, मेडिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन बोले तो अगर कोई एनिमेटेड क्लिप बना रहे हो या फिर कोई विजुअलाइज करना है किसी चीज को, जैसे गेम के अलावा अदर पार्ट जहाँ पे ग्राफिक्स या फिर एनिमेशन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, गेम के अलावा, गेम इंडस्ट्री के अलावा, जैसे मेडिकल पार्ट में हो गया विजुअलाइजेशन एंड इवन आर्किटेक्चरल वॉक थ्रू, जिसमें बड़े बड़े प्लान्स बनाए जाते हैं, ब्लूप्रिंट्स बनाए जाते हैं, एनिमेशन के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे तुम लोगों का ग्राफिक्स या फिर एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, फिर उसके अलावा देखो, नावाडेज अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम आर हैविंग अ मॉडर्न ग्राफिक्स कार्ड एंड बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट नॉन 3D एप्लीकेशंस फ्री फ्रॉम वर्क टू द ग्राफिक्स कार्ड फॉर इंटेंसिव कैलकुलेशंस। तो देखो, आजकल के ज़माने में हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो हमारा पीसी रहता है, उसके अंदर भी हम लोग ग्राफिक्स कार्ड को एम्बेड कर सकते हैं, राइट। ग्राफिक्स कार्ड को एम्बेड कर देने के बाद हम लोग जीपीयू का एडवांटेज ले सकते हैं, दैट इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो गेम जब क्रिएट किए जाते हैं तो दिस इज द मस्ट। जैसे हम लोग अगर पीसी चलाते हैं तो पीसी चलाने के लिए हमको सीपीयू की जरूरत पड़ती है। वाई? बिकॉज दैट इज द ब्रेन। अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा पीसी नहीं चलेगा। सारी जो प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू के अंदर होती है, राइट। जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, प्रोग्राम्स को रन करते हैं, हम लोग जो भी चीजें, जैसे वीडियोस देखते हैं, पिक्चर्स व्यू करते हैं, कोई भी एक्शन जब तुम लोग परफॉर्म करते हो तो उसका सारा जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ पे होता है? सीपीयू के अंदर उसका प्रोसेसिंग होता है। उसी तरह से जब तुम लोग ग्राफिक्स को डेवलप करते हो, जैसे गेम्स खेलते हो या गेम्स को बनाते हो, तो वो गेमिंग की जो ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है? तुम्हारे जीपीयू के अंदर होती है, दैट इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये मस्ट रहेगा अगर तुम लोग डायरेक्ट टेक्स्ट का यूज करते हो। तो नावाडेज देखो, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी हम लोग ये ग्राफिक्स कार्ड को एम्बेड कर सकते हैं और जीपीयू का एडवांटेज ले सकते हैं, ताकि जो नॉन 3D एप्लीकेशंस या फिर जो नॉन 3D सिस्टम्स रहेंगे उसको भी ग्राफिक कार्ड के हेल्प से तुम लोग इंटेंसिव कैलकुलेशंस या फिर इंटेंसिव जो एप्लीकेशंस है उसका उसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये है तुम्हारा डायरेक्ट टेक्स्ट। डायरेक्ट टेक्स्ट एक रेंडरिंग लाइब्रेरी है। वो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे असेंबलीज होते हैं जिसके हेल्प से तुम लोग क्या करते हो, अलग अलग रेंडरिंग इंजन्स का यूज करके, रेंडरिंग इंजन्स मैंने बताई अलग अलग स्टेप्स होते हैं या स्टेजेस होते हैं उसमें, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट गुजर के एक प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसको हम गेम में या ग्राफिक्स में प्लेस करते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह की लाइब्रेरी है जिसके अंदर वो असेंबलीज हम लोग किसी हार्डवेयर टूल के साथ यूज करके हम लोग क्या करते हैं, 3D ग्राफिक एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो ये हुआ डायरेक्ट टेक्स्ट। अब देखो नीचे की स्लाइड में दिख रहा है अंडरस्टैंडिंग जीपीयू एंड जीपीयू आर्किटेक्चर। नाउ व्हाट इज जीपीयू एंड जीपीयू आर्किटेक्चर? जैसे मैंने बताई, जीपीयू क्या है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो देखो, इन 3D ग्राफिक्स अ सीन इज क्रिएटेड फ्रॉम मेनी सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। अगर तुम लोग 3D ग्राफिक्स की बात करो तो एक सीन क्रिएट किया जाता है फ्रॉम मेनी सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, राइट। अगर एक सीन की हम बात करेंगे, जैसे अगर हम लोग कोई छोटा सा गेम का एग्जांपल ले ले जिसमें एक छोटा सा लड़का या फिर लड़की बताई गई है और बैकग्राउंड में बहुत सारे ट्रीज बताए गए हैं, या फिर एक ऐसा सीन है जिसमें डेजर्ट का व्यू बताया गया है, तो अगर कोई भी सीन तुम लोगों को क्रिएट करना है तो वो अलग अलग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे हमें और फिर उस सीन में प्लेस करने पड़ेंगे, राइट। हर एक जो ऑब्जेक्ट दिखता है गेम में उसको बनाना पड़ता है। The objects are represented by a geometric form. These geometric forms are represented by a set of vertices and particular type of graphic primitives. तो हर एक ऑब्जेक्ट जो कि वहाँ पे दिख रहा है उसको हम लोग एक ज्योमेट्री से क्रिएट करते हैं, लाइक जैसे उस दिन मैंने बताई, अगर सर्कल है तो सर्कल से बॉल क्रिएट होता है, 2D ऑब्जेक्ट से, सॉरी 2D शेप से 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उसी तरह से अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर से हम लोग बॉक्स का या फिर कार्ट का कोई चीज क्रिएट कर सकते हैं गेम के अंदर। तो ये जो चीजें हैं ये किससे बनती है? किसी ना किसी ज्योमेट्री से बनती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स जो वहां पे दिख रहे हैं।
दिस ज्योमेट्रिक फॉर्म्स आर रिप्रेजेंट बाय अ सेट ऑफ वर्टाइसेस, और जो भी ज्योमेट्री हम लोग क्रिएट करते हैं ये वर्टाइसेस से बनती है, राइट। अगर एक सेट ऑफ वर्टाइसेस लेंगे तभी एक स्क्वायर बनेगा, राइट। अगर हम लोग 3 वर्टाइसेस लेंगे तो उससे ट्रायंगल बनेगा, राइट। तो जो भी ज्योमेट्री हमें दिख रही है वो एक सेट ऑफ वर्टाइसेस से बनती है या फिर एक पर्टिकुलर ग्राफिक प्रिमिटिव्स होते हैं उनसे क्रिएट होती है। तो हम जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सीन में प्लेस कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को पहले हमें शेप के फॉर्म में ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर, फिर वो ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, रेंडरिंग पाइपलाइन में से गुजारना है, जिसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म होंगे और फिर जाके वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसको तुम लोग गेम में प्लेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, the graphics primitives indicate how devices are connected to create a shape. Graphics hardware can render a set of individual point, a series of line segment and a group of filled polygons. Now see graphic primitives क्या करते हैं, graphic primitives indicate how devices are connected to create a shape. अगर कोई शेप तुम लोगों को क्रिएट करना है तो उसके लिए अलग अलग डिवाइसेस किस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं, किस तरह से हार्डवेयर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट को किस तरह से रेंडर करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है ये तुम्हारे ग्राफिक प्रिमिटिव्स के अंदर, ये आगे के इसमें देखेंगे, आगे जो यूनिट है उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद देखो, graphics hardware can render a set of individual point, a series of line segment and a group of filled polygons. तो ये बहुत सारी चीजें रेंडर कर सकता है, जो भी तुम्हारा ग्राफिक्स हार्डवेयर होता है ये बहुत सारी चीजों को रेंडर कर सकता है, जैसे तुम्हारे इंडिविजुअल पॉइंट्स हो गए, तुम्हारे लाइन सेगमेंट्स हो गए। तो अगर कोई ज्योमेट्री या फिर कोई ज्योमेट्रिक शेप क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए पॉइंट्स लगते हैं, वर्टाइसेस लगते हैं, लाइन सेगमेंट्स लगते हैं और फिर जब जाके एक पॉलीगॉन क्रिएट होता है, राइट। तो अगर तुम लोग ग्राफिक्स हार्डवेयर का यूज कर रहे हो तो ये कौन कौन सी चीजों को रेंडर कर सकता है, तुम्हारे इंडिविजुअल पॉइंट्स को रेंडर कर सकता है, लाइन सेगमेंट्स को रेंडर कर सकता है, इवन जो तुम्हारे पॉलीगॉन्स रहेंगे वो पूरे पॉलीगॉन्स को भी रेंडर कर सकता है। तो ये सारा कौन काम करता है, तुम्हारा ग्राफिक्स हार्डवेयर। Many times list of triangles are used to represent the surface of 3D model, each of which references 3 points in a list of vertices. अब एक चीज है, जब भी कोई तुम 3D मॉडल को क्रिएट कर सकते हो तो लिस्ट ऑफ ट्रायंगल्स का यूज किया जाता है। ये चीज भी आगे के यूनिट में तुम लोग को क्लियर होगी कि एक एक ट्रायंगल को जोड़ के हम लोग एक लिस्ट ऑफ ट्रायंगल्स क्रिएट करते हैं, जिसके हेल्प से क्या होता है, जो भी तुम्हारा सरफेस है या फिर 3D मॉडल है वो क्रिएट होता है। मतलब छोटे छोटे ट्रायंगल्स को जोड़ के एक परफेक्ट मॉडल क्रिएट करना, दिस इज कॉल्ड एज लिस्ट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। छोटे छोटे ट्रायंगल्स होंगे उनको एक साथ जोड़ के तुम लोग क्या करोगे, 3D मॉडल, एक बड़ा मॉडल क्रिएट करोगे। लेकिन अगर उसको जूम आउट करके देखे, सॉरी जूम इन करके देखे तो क्या होगा, वो छोटे छोटे ट्रायंगल्स तुमको नजर आएंगे। तो दिस इज लिस्ट ऑफ ट्रायंगल्स। उसी के साथ लिस्ट ऑफ वर्टाइसेस से भी तुम लोग इस तरह से कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें अप्लाई की जाती है कोई 3D ऑब्जेक्ट को रेंडर करने के टाइम। There is a dedicated graphics processing unit in a modern 3D called Graphics Processing Unit, GPU. GPU execute instructions independently. तो जब ये सारे ऑपरेशंस तुम लोग करते हो तो ये सारे ऑपरेशंस कौन प्रोसेस करता है, तुम्हारा जीपीयू। तो ऊपर जैसे मैंने बताई, जब तुम पीसी पे वर्क करते हो तो तुम्हारे पीसी के सारे ऑपरेशंस तुम्हारा सीपीयू प्रोसेस करता है। उसी तरह से ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस रहेंगे वो इंडिविजुअल प्रोसेस को प्रोसेस करने का काम कौन करता है, तुम्हारा जीपीयू, ठीक है। तो जीपीयू क्या है, एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है जो ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है। और अगर ये तुम्हारे सिस्टम में है तो जितने भी ग्राफिक्स रिलेटेड ऑपरेशंस तुम लोग परफॉर्म करोगे, जैसे रेंडरिंग हो गया, ज्योमेट्री क्रिएट करने का काम हो गया, ठीक है, फिर वर्टाइसेस या फिर लाइन सेगमेंट्स या फिर ट्रायंगल्स क्रिएट करने का काम हो गया, ये जितने भी ग्राफिक रिलेटेड ऑपरेशंस है ये सारी चीजें कौन प्रोसेस करता है, तुम्हारा जीपीयू प्रोसेस करता है, ठीक है। तो जीपीयू समझ में आया क्या है। उसके बाद देखो, the command is sent by central processing unit to the GPU. Then GPU does the rendering operation and the time CPU continue with other tasks. Such operations are called asynchronous operations. अब तुम लोग देखोगे कि जब CPU हमारे इसमें है तो CPU क्या करता है, बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। लेकिन अगर उसके साथ हम जीपीयू भी एम्बेड कर दे, मतलब हमारा सीपीयू भी वर्क कर रहा है उसके साथ साथ जीपीयू भी वर्क कर रहा है, तो क्या होगा, जो भी तुम्हारा टास्क रहेगा, जो भी कमांड तुम लोग डालोगे या फिर जो भी ऑपरेशन तुम लोग परफॉर्म करोगे, उसकी जो रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वो ऑपरेशन ग्राफिक्स रिलेटेड है तो उसकी जो रिक्वेस्ट रहेगी वो सीपीयू सेंड करेगा जीपीयू को, ठीक है। डायरेक्टली जीपीयू अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि कोई ग्राफिक रिलेटेड चीज परफॉर्म हो रही है। ये भी काम कौन करेगा, तुम्हारा सीपीयू जो रहेगा वो रिक्वेस्ट करेगा किसको, तुम्हारे जीपीयू को रिक्वेस्ट करेगा कि ग्राफिक रिलेटेड कोई चीज परफॉर्म हो रही है, तो किसका काम है, जीपीयू का काम है।
फिर जीपीयू क्या करेगा, सारे रेंडरिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, जो भी वो ऑपरेशन जिस भी रिलेटेड था ग्राफिक्स से, वो सारे ग्राफिक रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। और सेम टाइम पे जो सीपीयू रहेगा वो दूसरे टास्क के साथ इंडल्ज हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग का ग्राफिक्स का कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसके साथ साथ सीपीयू से रिलेटेड कोई एक्शन है, कोई प्रोग्राम तुम लोग रन कर रहे हो, तो वो भी वो जो सीपीयू है वो देख लेगा। मतलब सेम टाइम पे दोनों चीजें रन हो रही है। तो इस तरह के ऑपरेशंस को हम लोग बोलते हैं असिंक्रोनस ऑपरेशंस। ठीक है, दीज आर असिंक्रोनस ऑपरेशंस, जो एक दूसरे के साथ सिंक नहीं होते, वो अपना अपना काम करते हैं। नाउ सी द ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द रेंडरिंग लाइब्रेरी ऑफ डायरेक्टX फॉर OpenGL to request the rendering operations the functions calls are used. It returns a considerable amount of time before the GPU finish the rendering graphics. तो देखो, जो ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन रहती है, जो भी रेंडरिंग लाइब्रेरी तुम लोग यूज कर रहे हो या फिर जो भी रेंडरिंग इंजन तुम लोग यूज कर रहे हो, तो उसकी जो ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन रहेगी वो क्या होती है, वो डायरेक्टX से जाती है OpenGL। ठीक है, OpenGL क्या है, ये भी एक लाइब्रेरी है, ओपन लाइब्रेरी है। तो देखो, द ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द रेंडरिंग लाइब्रेरी ऑफ डायरेक्टX और OpenGL। तो ये जो सारी रेंडरिंग इंफॉर्मेशन रहेगी या फिर ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन रहेगी, ये तुम्हारे रेंडरिंग लाइब्रेरी में कौन भेजता है, तुम्हारा डायरेक्टX भेजता है या फिर तुम्हारा OpenGL भेजता है। तो रिक्वेस्ट द रेंडरिंग ऑपरेशंस द फंक्शन कॉल्स आर यूज्ड। इट रिटर्न्स द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर द जीपीयू फिनिश द रेंडरिंग ग्राफिक्स। तो देखो, ये सारी रिक्वेस्ट जैसे मैंने बताई, सीपीयू तुम्हारा जीपीयू तक भेजेगा। फिर जब जीपीयू तक रिक्वेस्ट जाएगी तो जीपीयू बोले तो क्या उसके अंदर डायरेक्टX रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्टX जो रहेगा वो सारी ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन किसको देगा, तुम्हारे रेंडरिंग लाइब्रेरी को देगा। रेंडरिंग लाइब्रेरी क्या रहेगी, तुम्हारी जो भी रेंडरिंग इंजन तुम यूज कर रहे हो, जिसमें तुम लोग ऑब्जेक्ट डाल के उसके ऊपर ग्राफिक के सारी चीजें परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है, तो वो काम कौन करेगा, तुम्हारा डायरेक्टX। मतलब डायरेक्टX सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे रेंडरिंग लाइब्रेरी को देगा। फिर रेंडरिंग लाइब्रेरी क्या करेगी, उसके ऊपर रेंडरिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इसके लिए बहुत सारे फंक्शंस कॉल का यूज किया जाता है। और तब तक ये चीजें खत्म नहीं होती जब तक जीपीयू फिनिश नहीं करता, पूरे रेंडरिंग ग्राफिक्स के ऊपर सारा ऑपरेशन जब तक फिनिश नहीं होता, जब तक ये फंक्शन कॉल्स चलते रहेंगे, तब तक आर्ग्यूमेंट कॉल होंगे और तब तक वो ऑपरेशंस क्या रहेंगे, उसके ऊपर परफॉर्म होते रहेंगे। ठीक है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम occur in the delay time between the given in the rendering command and the completion of rendering operation, but in some cases it is essential to know that at which drawing complete। तो इसका कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं रहता, जब तक वो ऑपरेशन या फिर जब तक पूरी रेंडरिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक वो क्या रहेगा, ऑपरेशंस चलते रहेंगे। कुछ ऐसे फ्यू केसेस होते हैं जिसमें जरूरत पड़ती है कि कब वो सारा जो रेंडरिंग ऑपरेशन है वो कब खत्म हो रहा है, इसके ऊपर वॉच रखने की। वरना दूसरे जो रेंडरिंग ऑपरेशंस होते हैं ये कब खत्म होते हैं, इस पे वॉच रखने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपना काम करके वो ऑटोमेटिकली उसी वक्त पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। फिर देयर विल बी नो प्रॉब्लम occur in the delay time between the give ये हो गया, राइट। In other words, we can say that rendering a pixel on the screen which you need to communicate with the GPU, you need a medium and this medium is known as OpenGL। तो देखो, अगर दूसरे वर्ड्स में उन लोगों ने बोले हैं कि अगर हम लोग GPL को OpenGL को अगर एक्सप्लेन करें तो किस तरह से कर सकते हैं, वी कैन से दैट रेंडरिंग अ पिक्सल ऑन अ स्क्रीन which you need to communicate with the GPU, you need a medium and this medium is known as OpenGL। तो एक पिक्सल, ठीक है, एक पिक्सल क्या रहता है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ पिक्सल्स को ज्वाइन करके एक पिक्चर बनती है या फिर एक सीन क्रिएट होता है। तो अगर एक सिंगल पिक्सल को भी तुम लोगों को तुम्हारे स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करवाना है या फिर वो सिंगल पिक्सल के ऊपर कोई ऑपरेशन तुम लोगों को परफॉर्म करना है, ग्राफिक्स रिलेटेड ऑपरेशन, तो ये सारा प्रोसेस जीपीयू को समझाने के लिए जो बीच का मीडियम होता है वो होता है तुम्हारा OpenGL। ठीक है, तो OpenGL क्या करता है, OpenGL या फिर डायरेक्टX क्या करता है, तुम्हारे जो भी डेटा रहेगा तुम्हारे ज्योमेट्री से रिलेटेड वो किसको बताएगा, तुम्हारे जो भी रेंडरिंग इंजन है उसको बताएगा, जिसके मुताबिक वो क्या करेगा, जो भी रेंडरिंग ऑपरेशंस है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर उस पिक्सल या फिर वो लाइन सेगमेंट के ऊपर परफॉर्म होगा, जिससे जाके उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। आई होप ये पार्ट क्लियर है। अब देखो नीचे के इसमें एक चीज बताई गई है
कि OpenGL is not a programming language, it is an application programming interface whose purpose is to take data from CPU to GPU। नॉर्मल वर्ड्स में देखो समझाया गया है कि OpenGL कोई भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक इंटरफेस है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दैट इज API, जिसका पर्पस क्या होता है, जो भी डेटा तुम्हारा ग्राफिक्स रिलेटेड CPU के अंदर है तो CPU से उस डेटा को ट्रांसफर करना है GPU तक, तो ये काम तुम्हारा OpenGL करता है, ठीक है। Hence computer graphics developers, your task is to send data to GPU to OpenGL objects। तो जो भी तुम्हारा GPU करेगा वो किसके थ्रू करेगा, तुम्हारे OpenGL के थ्रू करेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, एकदम वास्ट वे में बताई गई है, इतना सब देखने की जरूरत नहीं है। हम तुम लोगों को आई गेस डायरेक्ट टेक्स्ट समझ में आया, डायरेक्ट टेक्स्ट के बाद तुम्हारा GPU क्या काम करता है ये भी तुम लोगों को समझ में आया, और OpenGL क्या काम करता है ये भी तुम लोगों को समझ में आया। बाकी के चीजें देखने की इसमें जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब मैं एक इमेज शेयर करती हूँ आगे के टॉपिक की। ठीक है, देखो पिक्चर दिख रही है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम CPU आर्किटेक्चर वाली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी तुम लोगों को सिर्फ डिफरेंस देखना है, तो लास्ट का नीचे का तो जो देखो थर्ड लास्ट वो लाइन वाला जो पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन CPU एंड GPU, तो सिर्फ डिफरेंस देखेंगे हम, बाकी की चीजें जाने दो, पूरा वास्ट थियरी है, इतना कोई नहीं पूछता। तो देखो द डिफरेंस बिटवीन CPU एंड GPU इज CPU has low compute density whereas GPU is high computing density। तो देखो CPU की computing density low रहती है, उसके अलावा GPU की जो computing density है वो high रहती है। Why? Because high level के जो 3D graphics है वो उसमें compute होते हैं, ठीक है, तो उसकी obviously computing level जो है वो high रहेगा तुम्हारे CPU से related। उसके अलावा देखो CPU has complex control logics whereas GPU has high computations per memory access। अब देखो CPU के अंदर कंट्रोल लॉजिक कॉम्प्लेक्स रहेगा या फिर हाई लेवल का रहेगा। व्हाई? बिकॉज अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलग अलग प्रोग्राम तुम लोग उस पर एग्जीक्यूट करते हो, राइट, जो कि कहाँ प्रोसेस होते हैं, ऑब्वियसली तुम्हारे CPU में प्रोसेस होते हैं, तो उसका जो कंट्रोल लॉजिक वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर स्ट्रॉन्ग रहेगा, जबकि GPU जो रहेगा वो कंप्यूटेशंस में हाई रहेगा उसके पर मेमोरी एक्सेस के थ्रू, मतलब मेमोरी के ऊपर उसके कंप्यूटेशंस बेस्ड करेंगे। जैसे तुम्हारे फोन की मेमोरी रहती है, जब तक मेमोरी रहती है तब तक तुम लोग कितने भी वीडियोस सेव कर सकते हो, मेमोरी खत्म तो तुम लोग उसके बाद उसके ऊपर कंप्यूटेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। तो उसी तरह से GPU का भी है, मेमोरी एक्सेस के ऊपर वो क्या हाई कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करेगा। वाई कंप्यूटेशंस? बिकॉज ग्राफिक में कंप्यूटेशंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, CPU is optimized for serial operations and has fewer execution units and high clock speed। तो देखो CPU जो है ये serial operations perform करता है, लाइक एक ऑपरेशन हो गया देन उसके बाद दूसरा, तो एक सीरीज रहती है, सीरियल वाइज जो है वो एग्जीक्यूशन करेगा, ठीक है, एंड हैज फीवर एग्जीक्यूशन यूनिट्स, और बहुत कम यूनिट्स में जो है वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, कम मेमोरी लेके कम यूनिट्स को बर्बाद करते हुए वो क्या करेगा, ऑपरेशंस को करेगा विद स्पीडर टाइम, लाइक बहुत ज्यादा स्पीडी वे में वो क्या करता है, ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है। उसके अलावा GPU इज बिल्ड फॉर पैरेलल ऑपरेशंस, इट हैज मेनी पैरेलल यूनिट्स, ग्राफिक्स इज ग्राफिक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेललिज्म। तो GPU में क्या होता है, पैरेलल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, लाइक एक साथ 3 से 4 ऑपरेशंस भी तुम लोग GPU में परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज ग्राफिक्स रिलेटेड ऑपरेशंस। और उसी में पैरेलल यूनिट्स भी होते हैं, लाइक अगर एक ऑपरेशन के लिए एक यूनिट यूज हो रहा है तो दूसरे ऑपरेशन के लिए दूसरा यूनिट, तो पैरेलल यूनिट्स भी होते हैं। ग्राफिक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेललिज्म। तो जो भी ग्राफिक्स क्रिएट होता है ये बेस्ट एग्जांपल है पैरेललिज्म का। CPU में सीरियल वाइज ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो गए, लाइक एक हो गया, एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, लाइक एक साथ नहीं होते। उसके बाद GPU में क्या होता है, GPU में पैरेलल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं, लाइक एक साथ में 3 से 4 ऑपरेशंस भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद देखो CPU हैज शैलो पाइपलाइंस दैट लेस देन 30
एंड जीपीयू हैज डीप पाइपलाइंस दैट आर हंड्रेड्स ऑफ स्टेजेस। जैसे मैंने रेंडरिंग पाइपलाइन की बात की कि उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिसमें से ऑब्जेक्ट गुजरता है और अलग अलग स्टेज पे ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग एक्शंस परफॉर्म होते हैं जिससे एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो सीपीयू के जो पाइपलाइंस होते हैं जिसमें प्रोग्राम्स गुजरते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेस देन 30, मतलब 30 स्टेजेस भी उसमें नहीं होते। लेकिन जो जीपीयू के पाइपलाइंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो हंड्रेड्स ऑफ स्टेजेस भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस है एक उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद देखो सीपीयू हैज लो लेटेंसी टॉलरेंस वाइल जीपीयू हैज हाई थ्रूपुट एंड लेटेंसी टॉलरेंस। तो सीपीयू का जो लेटेंसी टॉलरेंस रहेगा वो लो रहेगा, उसी के अलावा जो जीपीयू का रहेगा लेटेंसी टॉलरेंस वो हाई रहेगा। उसके बाद देखो न्यूअर सीपीयूज हैव मोर पैरेललिज्म वाइल न्यूअर जीपीयूज हैव बेटर फ्लो कंट्रोल फ्लो लॉजिक लाइक सीपीयू। तो देखो अगर तुम लोग न्यू जमाने के सीपीयूज की बात करें तो उसमें पैरेललिज्म इन्वॉल्व किए हैं अभी, कि एक साथ एक दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। स्टिल जो जीपीयू है उसका बेटर फ्लो कंट्रोल है लॉजिक के ऊपर भी। मतलब जो सीपीयू पहले लॉजिक कंट्रोल करता था और जीपीयू लॉजिक कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो आज के अगर जीपीयू या फिर ग्राफिक्स कार्ड को तुम लोग देखो तो वो भी लॉजिक कंट्रोल कर सकते हैं और उनका जो फ्लो है वो सीपीयू की तरह बेटर हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखो स्कैटर मेमोरी एक्सेस एंड नाउ डू नॉट वन वे पाइपलाइंस। तो मेमोरी एक्सेस भी स्कैटर्ड है, मतलब अलग अलग प्लेसेस पे तुम लोग मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो। एंड एक वन वे पाइपलाइन नहीं रहेगा, अलग अलग पाइपलाइंस तुम लोग उसमें इवॉल्व कर सकते हो। लाइक 30 स्टेप्स हो गए, स्टेजेस हो गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट 20 स्टेजेस हो गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट 50 स्टेजेस हो गए। तो इसके साथ वन वे पाइपलाइन नहीं जुड़ा होता, अलग अलग रेंडरिंग पाइपलाइंस तुम लोग यूज कर सकते हो तुम्हारे जीपीयू के अंदर। ठीक है, तो ये दो बहुत सारे डिफरेंस है, 6 तरह के डिफरेंसेस बताए गए हैं तुम्हारे जीपीयू और सीपीयू के अंदर। ठीक है, तो और एक टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व बाय जीपीयू। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लग रहा मुझे, स्टिल तुम लोग इस चीज को रीड कर लेना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगी। बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन की हुई चीजें है, रीड करोगे तो खुद से समझ में आ जाएगी चीजें। अगर कोई चीजें नहीं समझ रही तो मुझे पूछो, फिलहाल टाइम नहीं है ये चीज एक्सप्लेन करने का। कल से हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे तुम्हारा यूनिट एंड हो गया। अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगी तुम्हारी, और अगर तुम्हारा थियोरी पेपर हो रहा है जो मेन है तो उसमें भी ये सारी चीजें नहीं पूछता कोई। ये जो है ये अपने नॉलेज के लिए कि डायरेक्ट टेक्स और जीपीयू का नॉलेज हमें होना चाहिए, गेम जब ग्राफिक्स क्रिएट करोगे या फिर गेम्स डेवलप करोगे तब। तो ये तुम्हारे नॉलेज के लिए ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये थियोरी पार्ट में ज्यादातर नहीं पूछे जाते। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व बाय जीपीयू ये एक टॉपिक है, ये तुम्हारा असाइनमेंट के तौर पे तुम लोग ये चीजें रीड कर लेना। अगर कोई चीज इसमें से नहीं समझ में आती है तो मुझे कल पूछना, ठीक है, कि कोई चीज नहीं समझ में आई, मैं कल क्वेश्चन करूंगी इस पे से। तो याद से ये चीजें तुम लोग रीड करो, एवरीवन हु इज लिसनिंग, याद से ये सारी चीजें रीड करो। मैं इस पे एक दो क्वेश्चन कल तुम लोगों को करूंगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। इतना समझ में आया ना? अभी तक जो समझाई वो समझ में आया? ठीक है, तो बाकी का जो यूनिट 2 रहेगा वो कल से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।